अर्जुन, पूरा नाम बाबा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। और देखा कि इनका संबंध प्रगतिवाद और जनवादी धारा से रहा है। साहित्य में प्रगतिवाद और जनवाद, मार्क्सवाद से प्रभावित धाराएं रही हैं। कहते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी साहित्य है, जनवादी साहित्य है। धाराओं का नाम प्रगतिवाद है, जनवाद है, और साहित्य का नाम प्रगतिवादी जनवादी साहित्य है। मार्क्स द्वंद्व की बात करता है और कहता है कि यह द्वंद्व संसार की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है, बल्कि संसार द्वंद्व से गतिशील है। द्वंद्व पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच व्याप्त है। इस द्वंद्व का कारण है पदार्थ, मैटर या भौतिक संसाधन। यही वजह है कि मार्क्सवादी विचारधारा को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से भी जाना गया। यह विचारधारा मानती है कि उत्पत्ति के साधन, भौतिक संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित है। ये पूंजीपति शोषक वर्ग हैं, जबकि सर्वहारा अर्थात किसान मजदूर शोषित वर्ग है। मार्क्सवादी विचारधारा सर्वहारा या किसानों मजदूरों के पक्ष में है, और इसलिए इस मुद्दे पर बात करती है यह विचारधारा कि तब तक किसानों मजदूरों का शोषण होता रहेगा जब तक कि इनमें एकजुटता नहीं आएगी। यह वर्ग अपने वर्गीय हितों को समझकर जब तक एकजुट नहीं होगा, यह वर्ग जब तक वर्ग समूह से नहीं जुड़ेगा और एकजुट होकर वर्ग समूह से जुड़कर जब तक इस वर्ग के खिलाफ वर्ग संघर्ष नहीं करेगा, क्रांति नहीं लाएगा, सशस्त्र क्रांति नहीं करेगा, तब तक शोषण का अंत नहीं होगा। अर्थात जो पहली बात है कि मार्क्सवाद किसानों मजदूरों का पक्षधर है। किसका पक्षधर है? जो दूसरी बात है कि मार्क्सवाद शोषण का विरोधी है। किसका विरोधी है? दोस्तों, यह मार्क्सवादी विचारधारा यह मानता है कि आंखों से ओझल कोई सत्ता विश्वास के काबिल नहीं है। आंखों से ओझल सत्ता में मार्क्स विश्वास नहीं करता। तो इसका अर्थ है कि मार्क्सवादी विचारधारा आंखों के सामने, ध्यान से सुनना, एक शब्द है परोक्ष, अक्ष माने आंख, आंख से परे किसी सत्ता में विश्वास नहीं करता। तो किसमें विश्वास करता है? जो आंखों के सामने है, तो अर्थात प्रत्यक्ष जगत में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? यह मार्क्स मानता है कि परलोक आंखों से ओझल है, ईश्वर भी आंखों से ओझल है। परलोक और ईश्वर के बारे में सोचना ही रहस्यवाद है। क्या है? यही वजह है कि मार्क्सवादी चेतना लौकिक जगत में आस्था रखता है। किसमें? परलोक नहीं, बोलो मेरे साथ, परलोक नहीं, लौकिक जगत में, ईश्वर नहीं, मनुष्य में आस्था रखता है। मनुष्य की समस्याओं पर विचार करता है और रहस्य नहीं, आंखों से ओझल किसी कल्पना लोक में डूबने की बात नहीं करता है मार्क्सवाद, बल्कि बात करता है कि आंखों के सामने जो सत्ता है अर्थात सामाजिक यथार्थवाद में विश्वास करता है। किसमें? दोस्तों, अगर आंखों से ओझल अतीत है, क्योंकि अतीत को हमने देखा नहीं, तो मार्क्स अतीत में भी विश्वास नहीं करता है, मार्क्स वर्तमान में विश्वास करता है। किसमें? बोलिए। जो प्रगतिवादी जनवादी साहित्य है वह किसानों मजदूरों का पक्षधर है, शोषण का विरोधी है, प्रत्यक्ष जगत में आस्था रखता है, लौकिक जगत की मनुष्य की समस्याओं की चर्चा करता है, लौकिक जगत के मनुष्य की समस्याओं पर चर्चा करता है। और प्रगतिवादी साहित्य की अगर काल सीमा 1936 से 1943 और जनवादी साहित्य 1960-70 के दशक, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ क्या भारत गुलाम था, क्या किसान मजदूर औपनिवेशिक शोषण की मार झेल रहे थे, भारत का शोषण हो रहा था, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, और दूसरी तरफ 60-70 के दशक में क्या हम राजनीतिक शोषण के शिकार थे। समझने लायक है कि नागार्जुन जैसे रचनाकारों ने अपनी कविताओं में यथार्थ को पकड़ा। इसलिए नागार्जुन की कविताएं समसामयिक समस्याओं से टकराती हैं। किससे टकराती हैं? आंखों के सामने जो भी समस्याएं, उस समय के समाज में जो भी समस्याएं व्याप्त थीं, नागार्जुन उन समस्याओं से सीधे अपनी कविता में टकराते हैं। इसलिए उन्हें कहा गया अखबारों के कतरन का कवि, इसलिए उन्हें कहा गया भावों के आवेगों का रचनाकार। समाज में जैसे भाव हैं उन्हें ही कविता में व्यक्त करना, भावों के आवेगों का रचनाकार। समसामयिक यानी आंखों से ओझल नहीं, जो करेंट इश्यूज हैं। तो नागार्जुन की कविताएं प्रगतिवादी मार्क्सवादी कविताएं हैं, किसानों मजदूरों के हितों की बात करती हैं। उनकी कविता का सबसे बड़ा विषय है सामाजिक यथार्थवाद का उद्घाटन और शोषण का विरोध। 3 कविताएं रही हैं। कितनी कविताएं रही हैं नागार्जुन की आपके सिलेबस में? पहली कविता अकाल, और उसके बाद दूसरी कविता, और तीसरी हरिजन गाथा। तो पहली कविता का शीर्षक डालें अकाल, और उसके बाद देखिए तो 3 कविताओं का शीर्षक आम आदमी है। अकाल का दुष्प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ेगा? रईस पर या आम आदमी पर? आम आदमी पर। ये कविताएं सबके पास हैं? कितने लोगों के पास नहीं है? जिसे नहीं मिली हैं बताना। सबको नहीं मिली हैं? दीपक, शिवानी,
ऐसी कितनी कविता है, काउंट कीजिए, सबका नाम लिख करके दे दीजिए और जिन्हों का घटे कल तक दीजिए, है ना दोस्तों। उतारना है, हाँ हाँ उतार, बोलो ना, बोलो ना। जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से दो वर्ग लड़ते रहे, बोलो, जब से सृष्टि है और जब तक रहेगी तब तक दो प्रकार की शक्तियां लड़ती रहेंगी, सत असत, धर्म अधर्म, कौरव पांडव, राम रावण, कृष्ण कंस। इसलिए मानव सभ्यता का इतिहास वर्गों का ही इतिहास रहा है ना। सोचो, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मार्क्स ने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीति को मार्क्स सपोर्ट करता है। मार्क्स ने माना कि जो राजनीति है वो व्यवस्था का विरोधी है, ये जो राजनीति है इसमें इतनी शक्ति है कि शोषणकारी व्यवस्था या राज्य का विरोधी है। मार्क्स ने कहा कि राज्य से ही व्यवस्था है, व्यवस्था और राज्य दोनों एक दूसरे के पोषक हैं, इन्हीं के कारण किसानों मजदूरों का शोषण होता आया है। ऐसे में राजनीति चाहे तो इस शोषण की बखिया उधेड़ सकती है। मनुष्य को राजनैतिक रूप से चेतन होना चाहिए, मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी हो। इतना ही नहीं, साहित्य का काम मनुष्य को राजनैतिक प्रतिबद्ध बनाना है कि वह अपने बारे में सोचे, जाने, समझे कि उसका शोषण कैसे है, किसने किया। इसलिए ये कविताएं लिखी गई, शोषक का साम्राज्य हरेंगे। किसका साम्राज्य हरेंगे? जनवादी सरकार करेंगे। कैसी सरकार करेंगे? जन यानी आम आदमी, सर्वहारा। तो जब फर्स्ट पेपर में प्रगतिवाद पढ़ाएंगे आप लोगों को तो और भी डिटेल में कई बातें आएंगी। और कुछ लिखिए, अकाल और उसके बाद, हेडिंग डाल के, अकाल और उसके बाद। देखिए कितनी छोटी कविता है, मात्र 8 लाइन, है ना। अकाल और उसके बाद 1952 में लिखी गई, प्रगतिशील चेतना को उद्घाटित करने वाली रचना है। प्रगतिशील चेतना को उद्घाटित करने वाली रचना है। बाबा नागार्जुन की यह कविता 2 भागों में लिखी गई है। बाबा नागार्जुन की यह कविता 2 भागों में लिखी गई है। पहले भाग की शुरुआत, पहले भाग की शुरुआत कई दिनों तक जैसे शब्दों से होती है। शुरुआत कई दिनों तक जैसे शब्दों से होती है, जबकि दूसरे भाग के अंत में कई दिनों के बाद, दूसरे भाग के अंत में कई दिनों के बाद जैसे पदों का प्रयोग है। यह समझा जा सकता है कि पहला भाग, यह समझा जा सकता है, हर रो में अगर एक एक है तो दे दीजिए। यह समझा जा सकता है कि अकाल जैसी त्रासदी क्षणिक नहीं होती बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। अकाल जैसी त्रासदी क्षणिक नहीं होती है बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। ऐसे में रचनाकार ने कई दिनों तक जैसे पद का प्रयोग किया है। ऐसे में रचनाकार ने कई दिनों तक जैसे पद का प्रयोग किया है। कई दिनों तक जैसे पद का प्रयोग किया है। यह तय है कि अकाल के दौरान राहत भी जल्दी और आसानी से नहीं उपलब्ध होती। यह तय है कि अकाल के दौरान राहत भी जल्दी और आसानी से उपलब्ध नहीं होती। यही वजह है कि दूसरे भाग में कई दिनों के बाद, दूसरे भाग में कई दिनों के बाद जैसे पदों का प्रयोग किया गया है, दर्शाया जा सके, ताकि यह दर्शाया जा सके कि जन सामान्य प्राकृतिक आपदाओं से किस हद तक, प्राकृतिक आपदाओं से किस हद तक दुष्प्रभावित हो सकता है। नीचे, अकाल और उसके बाद भूख केंद्रित कविता है। अकाल और उसके बाद भूख केंद्रित कविता है। भूख, बुभुक्षा, हंगर, भूख की पीड़ा को
तुलसी, निराला और प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने भी उठाया है। भूख की पीड़ा को तुलसी, निराला और प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने भी उठाया है। परंतु नागार्जुन की यह कविता भूख की त्रासदी को जीवंत बना देती है। भूख की त्रासदी को जीवंत, नागार्जुन की यह कविता भूख की त्रासदी को जीवंत बना देती है। क्या बना देती है? इस रचना में कोई सजीव पात्र नहीं है, परंतु इस बात की स्पष्ट झलक है, इस बात की स्पष्ट झलक है कि इसमें एक सीमांत परिवार की यातना व्यक्त है, जिसे व्यक्त करने, यातना व्यक्त है जिसे प्रस्तुत करने के लिए रचनाकार ने बिंबों और प्रतीकों का सहारा लिया है। चूल्हा का रोना, चूल्हा का रोना, चक्की की उदासी, दीवार पर छिपकलियों की गश्ती, दीवार पर चूल्हा का रोना, चक्की की उदासी, दीवार पर छिपकलियों की गश्ती, कानी कुतिया का उदास होना, और कानी कुतिया का उदास होना और चूहों की हालत का भी पस्त होना, ये ऐसे प्रतीक हैं, ये ऐसे प्रतीक हैं जो घर में अन्ना भाव, जो घर में अन्ना भाव, सबकी हो गई करता है, वाह, और उससे उत्पन्न भूख की जानलेवा त्रासदी को संवेदनशील मन सहजता के साथ समझ सकता है। घर में अन्ना भाव और उससे उत्पन्न भूख की त्रासदी को संवेदनशील मन सहजता के साथ समझ सकता है। कविता खोलिए, व्याख्या भी अब देखते रहेंगे। बाबू इसमें पेज नंबर तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये रैंडमली है। देखो इधर मान के चलो कि 30-35 पन्ने खोल लो, है ना। यहाँ है हरिजन गाथा, श्रद्धा लिखा हुआ होगा, देखना, चिंता कामायनी सर्ग है, नहीं, लेकिन वो पेज रैंडम है। मेरे पे 98 है, बोलो क्या करूँ। इधर देखो ना ये, हाँ, इसके बाद 3 कविता पलट लो, श्रद्धा के बाद आ जाएगी, और एक कविता पलटो, टुकुरमुत्ता इसके बाद, ठीक है, हरिजन गाथा अब इसके बाद आ गई। है ना, हरिजन गाथा के बाद अकाल, उसके बाद नहीं मिली ये कविता, खोजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, भीत दीवार को कहते हैं। नागार्जुन की कविता में ऐसे शब्द ही मिलेंगे, बाद में बताएंगे। सुनो इधर, जरा इसको ऑफ करो। तो दोस्तों, प्रतीक और बिंब, बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है तस्वीर, मूर्ति, है ना। देखो ये एक बिंब है, देखो मैं भी एक बिंब हूँ, और जैसे हम आईने के सामने खड़े होंगे तो हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। बिंब का काम है किसी भी चीज को इंद्रियग्राही बनाना। क्या बनाना? जब किसी कविता को इंद्रियों के द्वारा सहज रूप में समझा जा सके, यानी कविता के अमूर्त भावों को मूर्त रूप दिया जाए, तो ऐसी कविता को बिंब प्रधान कविता कहते हैं। बिंब का काम क्या है? कविता को क्या बनाना? बोर्ड पर देखो, बिंब का क्या काम है? कविता को क्या रूप देना। अब इंद्रियों के कितने भेद किए गए? क्या क्या बोलो? आंख, आंख को चाक्षुष कहते हैं, चक्षु, यानी जो आंखों का विषय हो उसे चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब। कान, श्रव्य बिंब। सूंघ ना, घ्राण बिंब। स्वाद लेना, चखना, स्वाद बिंब। और छूना, स्पर्श बिंब।
अच्छा, हंसी को हम कानों से सुनते हैं, है ना, लेकिन कोई कहे कि तुम्हारी नर्म मुलायम हंसी, तो इसमें कौन सा बिंब है? स्पर्श बिंब। बातों को तो हम कान से सुनते हैं, लेकिन जब कोई कहता है तुम्हारी कड़वी बातें मन में जहर घोल देती हैं, तो इसमें कौन सा बिंब है? भाई छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। अगर कोई मन छू ले, मन छुआ जा सकता है क्या? छू के दिखा तुम मेरे मन को, तो यहाँ कौन सा बिंब है? अब जब कोई कहता है कि तुम्हारी बातें कान में सिर में टन टन मार रही हैं, बोलते ना हम लोग, तुम्हारी बातें ऐसा लग रहा है सिर में ठोकर मार रही हैं, टनटनाहट की आवाज आ रही है, तो किस बिंब का उदाहरण होगा? बच्चे हंसते हैं, है ना, लेकिन कोई कहे कि बच्चों की तुतली हंसी, है ना, तो बच्चों की हंसी में जो तुतलापन है, उस तुतलेपन को हम लोग कैसे जान पाते हैं? सुन करके, है ना। मिले 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 ना गल में ना एक, तो ये शब्द बिंब है। कैसा बिंब है? बोलिए, बिंब का काम किसी भी भाव को मूर्त रूप देना, इंद्रिय ग्राही बनाना। क्या बनाना? अब एक कविता बोलने जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, और सबको बताया हूँ सूरदास में। गोपियाँ कहती हैं, सुनत जोग लगे अली ज्यों कड़वी ककड़ी। हे उद्धव जी, योग सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी है। तो कड़वी ककड़ी का पता कैसे चलाएंगे आप? तो यहाँ कौन सा बिंब है? अरे हाँ या ना। जब कोई कहता है कि तुम्हारा रूप विकराल देख भयंकर, तो कोई भयंकर और विकराल चीज आप किससे देखते हैं? श्रव्य या दृश्य? दृश्य। तो बोलो, बिंब का काम अमूर्त भावों को इंद्रिय ग्राही बनाना, बिंब का विषय बनाना। किसका विषय बनाना? हाँ, मूर्त बनाना। क्या बनाना? दोस्तों, जो प्रतीक होता है, वो प्रतीक किसी वस्तु के द्वारा भाव की समता को दर्शाते हैं। हृदय में कई बातें छिपी होती हैं, है ना। लोग कहते हैं उसका दिल बहुत बड़ा है। दिल कैसा है? अब अगर कोई कहे कि उसका हृदय सागर की तरह है, तो सागर का जो गुण है वो क्या है? आपने हृदय का प्रतीक क्या लिया? क्यों? क्योंकि हृदय और सागर दोनों में क्या है? गहराई है। जब कोई कहता है चेहरा है या चांद खिला है, चांद कैसा है? चांद कैसा होता है? और सुंदर चेहरा किस चेहरे को मानते हैं? इसलिए इसमें क्या देखते हैं? तो चेहरे का प्रतीक क्या हुआ? मान लीजिए कोई कहे देखो उस मोटे लड़के को हाथी आ रहा है। हाथी किसका प्रतीक है? ये गाना सुनना, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। या फिर मान लीजिए कोई कहे शीशा हो या दिल हो, आखिर तो दिल का प्रतीक शीशा ही क्यों? एक बार टूट जाने के बाद बड़ा मुश्किल है शीशे को चिपकाना, जोड़ना, चकनाचूर हो जाना। हाँ, रेंगन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो इसका अर्थ है दोस्तों, बोलो, बिंब अमूर्त भावों को मूर्त रूप देती हैं, और प्रतीक किसी भाव की समता दर्शाने के लिए एक प्रतीक का चयन करते हैं। दो वस्तुओं में तुलना दर्शाने के लिए प्रतीक आते हैं, है ना। बोलो, मेरा मन पर्वत की तरह है। पर्वत किस चीज का गुण देता है? ऊंचाई का, अडिग रहने का। जब किसी का मन अचल हो, बोलो अविचल हो, अडिग हो, तो कहेंगे कि मन पर्वत की तरह है। तो बोलो बिंब, अब तुम बताओ। बिंब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। बिंब किसी भी कविता को इंद्रिय ग्राही बनाते हैं। बिंब का काम मूर्त रूप देना। क्या देना? हाँ, बिंब तस्वीर देते हैं। क्या देते हैं? तस्वीरों को जैसे हम छू कर, सुनकर, देख कर, हाँ सुनकर समझते हैं। कोई भी वस्तु जब मूर्त है तो वो बिंब होती है। बिंब का काम कविता को मूर्त बनाना, और प्रतीक का काम समता दर्शाना। अरे हाँ ना, सागर जैसी आंखों वाली, ये झील सी नीली आंखें, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। कहीं कहीं तो मैंने सुना है जुल्फ घनेरी शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा। बोलो, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। बिंदिया का प्रतीक किससे लिया और मुखड़े का प्रतीक किससे लिया? किसी के टेढ़े मेढ़े जैसे मेरे बाल, तो आप कह सकते हैं झाड़ू की तरह है। कैसे हैं? अरे हाँ ना, नहीं, चिट्टी गोरा चिट्टा रंग है, सहचर बंद है। गोरा चिट्टा रंग, एक सोनी। हाँ देखो तो भाई को, गोरे रंग को ही चिट्टा, लाल चट, बोलो काला स्याह, पीला जर्द, है ना, चंपई धानी। तो ये सब रंगों के सहचर हैं। जैसे स्याही काली होती है तो कहते हैं काला स्याह रंग, है ना। अंडे में जो पीले रंग की चीज होती है उसे शायद जर्दी कहते हैं। इसलिए देहात में हमारे यहाँ पान खाने वाले भी कहते हैं जरा जर्दा देना, उसका नाम भी होता है काला पीला देना। तो पीला जर्द, ठीक है, लाल चट, एकदम लाल। तो इसे सहचर द्वंद कहते हैं। तो चिट्टियाँ कलाइयाँ भी मतलब गोरी कलाइयाँ, ठीक है ना। इसका पहले भी एक वर्षन था, तुम लोग नहीं सुने हो। गोरी है कलाइयाँ, तू ला दे हरी हरी चूड़ियाँ। अब आज की बच्चियाँ हैं ये, और जींस पहनने वाली हैं, तो अपने अंदाजे से मानेंगी, तू ला दे मैंने गोल्डन झुमके, गोल्डन झुमका। एक और आया है, मेरे को लहंगा ले दो तू मैनू महंगा। तो आप कुछ भी मांग लीजिए। एक और आया, अंजाबे मैनू शॉपिंग करा दे। खुद ही पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाओ, शॉपिंग करवाने की क्या जरूरत है? तो ये है बिंब और प्रतीक। ना पूछता तो प्रसंग बस और अच्छा बताते। इससे क्या हुआ कि मेरी ऊर्जा पहले ही तुम लोग निकाल ली है, अब उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए चुपचाप यहाँ उंगली रख के और सुना करो। ये 35 रील का सिनेमा है। कितने रील का? खूब आराम से। इसको मूवी आई थी, देखे काजल वाली, गुप्त। ये गुप्त टाइप से रहस्यात्मक मूवी नहीं, हर बात खुलती जाएगी परत दर परत। तो थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए आप लोग। पहले तो ये देखो कि जो प्रश्न था कॉपी में आ गया कि नहीं। अब आओ, कौन पढ़ेगा? देखो, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास,
कई दिनों तक छिपकलियों की गश्त। बस 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 इतना काफी है। दोस्तों, बिंब और प्रतीक का क्या मतलब है? चूल्हे का रोना, हम किसी को रोते हुए या तो आंख से देखते हैं या कान से सुनते हैं। कहीं दूर कोई रो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, दूर कहीं कोई रोता है। जाहिर सी बात है कि रोना दो तरह का होता है, एक खुशी के आंसू होते हैं और एक गम के। लेकिन इस रोने में कई बिंब, कई प्रतीक छिपे हुए हैं। यदि कविता की पहली पंक्ति है चूल्हा रोया, तो ये जो चूल्हा रोना एक ऐसा बिंब खड़ा करता है जब घर में शोक हो। भारतीय समाज की पहचान है कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाए तो घर में चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा मानो रो रहा हो। घर की महिलाएं आम दिनों में, दैनिक जीवन में, दिनंग दिन के व्यवहार में मिट्टी के चूल्हे को गोबर माटी से लीप देती थी। सुबह सुबह तड़के, आप देखते भी नहीं थे, महिलाएं कब स्नान करती थीं, चूल्हे को लिपने से मानो पूरी रसोई हंसने लगती थी। और फिर जब उसमें आग सुलगाई जाती थी और अनाज की सौंधी खुशबू चारों ओर फैलती थी तो पूरा घर मानो महक उठता था। घर में खुशियां दौड़ उठती थी, क्रियाशीलता दौड़ उठती थी, लोगों की जिंदगी चल पड़ती थी। लेकिन जहां मौत पसरी हो, जहां भूख हो, इस कविता में चूल्हा इसलिए रो रहा है कि अनाज ही नहीं है। अनाज हो, समझना किसान, अनाज हो तो घास भूसा हो, घास भूसा हो। हमारे यहाँ जब अनाज होगा तो ही चारा भी आता है। तो पशुओं को हम चारा दाना खिलाएं, पशु चारा दाना खाएं तब तो गोबर करें, और गोबर का उपला कंडा गोईठा ठोके तब तो उससे चूल्हा जले। भाव देखना नागार्जुन का, ना अनाज है, ना घर में पशु हैं, ना पशुओं का गोबर है, ना चूल्हा जलाने के लिए ईंधन है, और चूल्हा अगर जले भी तो उस पर पके क्या। इसलिए देहात की महिलाएं कहती हैं कि खाली चूल्हा मत जलाओ। बात को समझना, कहती हैं कि जब तक चक्की में कुछ ना हो ऐसे चक्की चलाना अशुभ होता है। इसका अर्थ है कि अनाज हो तो ही चक्की चलाओ। तो जाहिर सी बात है कि घर में अनाज नहीं है, अकाल के कारण अन्नाभाव है, अन्नाभाव के कारण चूल्हा नहीं जला, इसलिए चूल्हा रो रहा है। चक्की, जिसको देहातों में जांता भी कहते हैं, सुने होंगे, घरेलू चक्की। कबीर भी कहते हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस चक्की के दो पाटों से जो घर्षण की ध्वनि आती है, इसमें भारतीय संगीत छिपा होता है। हम लोग छोटे थे तो महिलाएं सुबह उठ जाती थीं अक्सर किसी त्योहार में, होली दिवाली कोई और व्रत उपवास है, और गीत गाते गाते चक्की चलाती थी। दो तीन बैठ के, आज तो रामदेव जी सिखाते हैं चक्की चला, है नहीं तो चला। पहले नियमतः महिलाएं चलाती थी, और तब जब हम आंखें मलते हुए जगते थे तो लगता था कि आज जरूर कोई पूजाई है, कोई घर में त्योहार है, और मन उमंग के साथ उठता था, मानो चक्की गा रही हो, खुशियों का संगीत गा रही हो। तो चक्की चले, चक्की चले तो अनाज पीसा जाए, चूल्हा जले तो अनाज पके, अनाज पके तो यूं ही खुशहाल है। कहते हैं कि भूखे को भोजन दे दो तो जिंदगी से मौत भी भाग जाती है, क्योंकि भूख में तो ना भजन होता है, ना भोजन की बात किसी को अच्छी लगती है। भूखे भजन न हो ही गोपाला। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, एक सर्वहारा सीमांत परिवार। देखना, उसकी जो साइकिल भी होगी उसका एक पैडल टूटा होता है, उसके चश्मे की भी एक डंडी टूटी होती है, और गाय भैंस का भी एक सिंग गायब देखोगे। आम आदमी, किसान, सरवारा, हम लोग सब लोग ऐसे ही परिवेश से आए हैं। तो नागार्जुन कहते हैं कि ऐसे परिवारों में जो पालित पाला हुआ पशु है, सहचर है, वो भी अपंग होता है। इसलिए घर में कुतिया तो है, लेकिन कैसी कुतिया है? ये चूल्हा और चक्की के पास लगातार कई दिनों तक सोती आई है। घर में अनाज नहीं है, अकाल की पीड़ा लगातार कई दिनों तक चलती है, इसलिए कई दिनों तक ना तो चूल्हा जलता है ना चक्की चलती है। वो कानी कुतिया इस इंतजार में सोई है कि अब तो चक्की चलेगी, अब तो चूल्हा चलेगा, चूल्हा जलेगा, और घर वालों को अगर निवाला प्राप्त होगा तो हमें भी कुछ मिलेगा। अगर घर के सदस्य भूखे तो घर के सहचर पालित पशु भी भूखे, है ना। लिखिए नीचे से, सहचर साथ साथ। बात समझ नहीं मिलन बाबू, एकदम ओके है ना। देखो, चूल्हे का रोना एक बिंब है, चक्की की उदासी एक बिंब है। क्यों चक्की उदास है? चक्की तो निर्जीव है, लेकिन जैसे सजीव कोई पात्र उदास है वैसे चक्की उदास है। और घर में अगर चक्की उदास है तो घर के सदस्यों के चेहरे पे खुशी आ भी कैसे सकती है। हम किसानों के यहाँ, हम गाँव गंवई ग्रामीण लोगों के यहाँ छोटी छोटी बात भी बहुत मायने रखी जाती है। झाड़ू को सीधा रखने का या गिरा के रखने का। बात समझना, बेमतलब चक्की नहीं चलाना, बेमतलब सिलबट्टे को नहीं घीसना, बेमतलब ढेंकी को नहीं चलाना, ये सब क्रियाशीलता है। सुबह से शाम पुरुष खेतों में लगे रहते थे और महिलाएं घरेलू कामों में। ऐसा नहीं कि महीने भर का अनाज कूट और पीस के रख लिया जाता था, हर रोज कुटाई पिसाई होती थी, इसलिए महिलाएं स्वस्थ रहती थी। नहीं बात समझ में आई? उनको जिम जाने की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, सारे एक्सरसाइज, पैर के, हाथ के, गर्दन के, कमर के, चक्की, नेक रोटेशन से लेके वेस्ट रोटेशन तक सब कुछ था। वो खली भी थी, क्या मसल बनता था उससे। आजकल लोग डंबल उठाने जाते हैं, बच्चियां भी उठाती हैं, हाँ बच्चियां भी जिम जाती हैं। तो वो परिवेश था, इसलिए व्यक्ति पूरी तरह से हेल्थ कॉन्शियस होता था। कैसा होता था? हाँ? और खाने के बाद ऐसा नहीं कि फिर सो गए 5 घंटे, भोजन के बाद भी काम रहता था महिलाओं के पास। ये मोटे मोटे बर्तन जिन पे लेई लगी हुई,
है ना। एक तो मिट्टी का लेप, ऊपर से राख चढ़ा करके लेवन दिया जाता था, और उसको छुड़ाने के लिए एकदम काली लग जाती थी उपले कंडे पे। काहे की गैस हो, वो गैस का चूल्हा नहीं था, शुद्ध सात्विक खेत से सब्जी तोड़ के लाए, वो खाना पका स्वादिष्ट। तो चारों ओर से हाइजीनिक हेल्थ कंसस माहौल था। अब सारी चीजें बदल गई। देखिए नीचे से अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद में अवध और मिथिला क्षेत्र के, में अवध और मिथिला क्षेत्र के मुहावरे तथा लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के माध्यम से अकाल की त्रासदी को व्यंजित की गई है। चूल्हा का रोना, चूल्हा का रोना शोक जैसे परिवेश को बिंबित करता है। किसी की मौत पर घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता, किसी की मौत पर घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस कविता में भूख की यातना मौत से कम नहीं है, भूख की यातना मौत से क्या नहीं है, कम नहीं। यदि अनाज हो तब तो चूल्हा चले, तब तो चूल्हा जले। चक्की भारतीय ग्रामीण समाज का आदिम संगीत, भारतीय ग्रामीण समाज का आदिम संगीत देने वाला उपकरण रहा है। चक्की भारतीय ग्रामीण समाज का आदिम संगीत देने वाला उपकरण है। चक्की के दो पाटों से निकला संगीत, जीवन की क्रियाशीलता और उसके घर्षण से मिली उपलब्धि का परिचायक है। ये सारे डायलॉग आज आप लोग बोलते हो। चक्की के दो पाटों से निकला संगीत, जीवन की क्रियाशीलता और उसके घर्षण से मिली उपलब्धि का परिचायक है। जो लोग कोई बुरा काम करते हैं उन्हें भी जेल में चक्की पीसनी पड़ती है, और आप लोग कहते हो ऐसे सफलता नहीं मिली है। कैसे? बहुत घीस घीस के मिली है, बहुत घीसा है अपने आप को। चक्की का घीसना, बहुत चक्की पीसे हमने, बोलो बहुत पापड़ बेले हैं हमने। तो जो काम हम लोग करते थे आज उन्हें ही तुम मुहावरा बना करके बोल रही हो। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया रोटी नहीं देगी, लंगोटी नहीं देगी। इज्जत भी तभी है जब कर्मशील होंगे। चक्की के दो पाटों का घिसना जिंदगी को घिस कर चमकाने की तरह। कोई चीज घिस के सिर्फ खत्म ही नहीं होती, घिस करके चमकदार भी होती है। हाँ, तो ये समझने लायक है कि चक्की के पाटों से निकला संगीत किसका परिचायक है? जीवन की क्रियाशीलता का। जो लोग क्रियाशील हैं, मेहनती हैं, तभी तो सफल होंगे। अरे अपने कमरे में अगर तुम चक्की नहीं पीस रहे हो तो बुढ़ापे में चक्की पीसोगे। जीवन के 35 वसंत तक जो लोग मशक्कत कर लेते हैं उनकी पेशानी हमेशा चमकती रहती है, और जीवन के 35 वसंत जो लोग मेहनत नहीं करते उनकी किस्मत की लकीरों पे न जाने कैसे कोड़ और खाज दूर से दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अभी बेहतर है कि जीवन को घीस लें। घर्षण बहुत जरूरी है। आप लोग फिजिक्स पढ़े हुए लोग हो, चलने के लिए भी सतह पे घर्षण जरूरी है, बोलने के लिए जीभ और यंत्रियों के बीच घर्षण जरूरी है। यदि आंतों में घर्षण ना हो तो जीवन की अग्नि बुझ जाए, जठराग्नि बोलते हैं। अरे हाँ या ना? तो अपने आप में घर्षण बड़ा ही सुखद और सकारात्मक शब्द है। मेहंदी भी सिलबट्टे पर घिस करके ही रंग छोड़ती है, और तुम जितना भी घिसोगे उतनी चमक पाओगे मेरे बच्चे। जितना घिसोगे, बस घिसो अपने आप को, बिना रुके बिना थमे घिसते जाओ। रुको नहीं, थमो नहीं, है या ना? तो अब जरा समझिए, रचनाकार ने, नीचे से लिखना, उपलब्धि का परिचय है। रचनाकार ने कानी कुतिया जैसे सहचर या पालित पशु के माध्यम से यह संकेत दिया है। पालित पशु, पालित मतलब पाला हुआ। अरे हम लोग देहात में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब पाल लेते हैं, भेड़। रचनाकार ने कानी कुतिया जैसे सहचर या पालित पशु के माध्यम से यह संकेत दिया है कि सर्वहारा का सहचर भी उसी की तरह यातनाग्रस्त और अपंग होता है। यह कानी कुतिया लगातार कई दिनों तक, यह कानी कुतिया लगातार कई दिनों तक चूल्हा और चक्की के पास इस इंतजार में सोती है कि अब शायद चूल्हा जले
कौमा चक्की चले और घर के सदस्यों को निवाला मिले तो उसकी क्षुधा भी तृप्त हो। क्षुधा मतलब भूख, क्षुधा यानी भूख। तृप्त हो, पेट भरे। अरे हम लोग खाना खाने के साथ ही या पहले ही या बच जाए तो भी, है ना, कुत्तों को खिला देते हैं। खाना खाने से पहले गाय को गौग्रास दे देते हैं, कौओं को दे देते हैं। थाली में जो अनाज बच जाए या कुछ भी आप खा रहे हो दाना भूजा वो बच जाए तो उसे कहीं किसी ऊंची जगह पे रख देते हैं कि कौवा चिड़िया भी खा जाए, है ना। ये भारतीय समाज की अपनी एक पहचान रही है। आप इसे अगर धर्म से जोड़ें तो 5 भूत यज्ञ होते हैं। कैसे भूत यज्ञ? कितने? 5। कुत्ता, कौवा, गाय, सबको हम दे करके पितरों और तब भोजन करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अतिथि पहले आए तो उसको पहले पूजन, अतिथि देवो भव। आजकल तो घर के बाहर ही पूछते हैं चाय पियेंगे, अच्छा चाहिए। घर में कोई आए तो खाना खाओगे, अब बेचारा क्या करेगा? कहीं देहात वाले भी बिगड़ गए हैं बेटा। अब देहात वाले भी वैसे देहाती नहीं रहे, वो भी अब चाय वाले हो गए। हाँ, वो कहते हैं जरा 2 कप चाह बनवाना। अब बेचारा 2 कप चाह पीते पीते चाह जो है वो भूख की खत्म हो जाती है। अब देखना एक और भाव देखिए, तो अगली पंक्ति है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, है ना। दोस्तों, दीवार पर छिपकलियां गश्ती लगा रही, क्यों? काश की कोई कीड़ा मकोड़ा की पतंग मिल जाए और उनका पेट भर जाए। बोलो, जिस घर में अनाज नहीं उस घर के लोग बाजार क्या खा लेंगे? क्योंकि किसानों का बाजार कब होता है? अनाज शहर में बेचकर उसके बदले केरोसिन तेल, सर्फ, सोडा, हींग, हल्दी ले आते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन अनाज है नहीं तो घर में केरोसिन तेल होगा क्या? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल नहीं तो दिया जले क्या? दिया जले नहीं तो रोशनी होगी, रोशनी नहीं तो कीट पतंगे होंगे, नहीं होंगे तो छिपकलियां भी घर के सदस्यों की तरह गश्ती लगा रही हैं क्या? पहरेदारी। अब तो कोई कीड़ा दिखे। क्या गजब जीवंत कविता है। इसे ही कहते हैं मिलन बाबू बिंब। क्या कहते हैं? छिपकलियों की गश्ती से उसके भूख का बिंब, घर के सदस्यों की यातना का बिंब, है ना। लिखिए इसमें, छिपकलियां दीवार पर कई दिनों से गश्त लगा रही हैं कि कोई कीट पतंग मिले। कई दिनों से क्या लगा रही हैं? गश्त कि कोई क्या मिले? कीट पतंग मिले। परंतु जिस घर में अनाज नहीं, कौमा जहां रोशनी दिया बाती की व्यवस्था ना हो, वहां छिपकलियों का भी भूख से पीड़ित होना तय है। छिपकलियों का भी भूख से पीड़ित होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसी ही हालत चूहों की भी है। कुछ ऐसी ही हालत किसकी है? ये चूहे अति क्रियाशील प्राणी माने गए। सही है गलत? आपको मालूम है ये कुछ काट के खाते नहीं है। गर्दन उठाओ, इनके 2 दांत यहाँ से निकलते हैं और ये हर रोज बढ़ते रहते हैं। बढ़ करके यहाँ देखो, इसको छेदते हुए इनके प्राण ले लें, इनकी जान ले लें, उसे घिसते रहते हैं। इसलिए आप कभी भी देखिएगा, तरल चीज़ों को ये बड़े चूहे नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाते। जितनी सख्त चीज़ें, दरवाजा काट दें, लोहे की किसी चीज़ को ये कतरते रहें, वो छोटे चूहे, जो छोटी चूहिया है वो कपड़े को, लेकिन बड़े जो चूहे हैं 2 काम करते हैं। एक तो सख्त चीज़ों, ठोस चीज़ों को कतर के दांत को घिसते हैं, और दूसरा ये 1 नंबर के खाद्य संग्राहक प्राणी हैं। अपने बिलों में अनाज ढो करके 6 महीने का भंडारण कर लेते हैं। आने वाली संतान के लिए इन्हें बाहर कहीं जाना नहीं पड़े, है ना। संतति के बाद वहीं खाए पिए बच्चों को पाले पोसे। घर में अनाज हो तब तो ढो के ले जाए बिलों में, बात समझना। घर में अनाज हो तब तो दरवाजा लगाया जाए, तब तो ये कतरें। अनाज हो तब तो बोरियां हो, काटे कतरें। ना घर में अनाज है ना कोई वस्तु है तो ये कतरें किसे? ना भोजन इन्हें प्राप्त है कि क्रियाशीलता दिखाएं। अनाज है नहीं, धोएं क्या? इसलिए चूहों की हालत, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, मात खाई दशा, पस्त पड़े। कानी कुतिया पस्त, छिपकलियां लगा रही हैं गश्त और चूहे खाए हुए हैं शिकस्त। घर के सदस्य ही जब भूखमरी के शिकार हों, दाना तक नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि उस घर के निरीह पशु पक्षी प्राणियों की भी दशा ऐसी ही होगी। तो चूहे निरीह, अत्यंत छोटे, अकिंचन। चूहे सबसे क्रियाशील प्राणी माने गए, अति क्रियाशील प्राणी माने गए। चूहे और चींटी। चींटी अपने 72 गुना बोझ उठाती है और चींटी को आप आराम करते कभी नहीं देखे हों। चलना, ढोना, चींटी भी खाद्य संग्राहक होती है। बड़े से बड़े जीवों को चींटियां चाहें तो 24 घंटे में साफ कर दें, एकदम साफ, कुछ ना मिले। घरों में जो काली और लाल चींटियां होती हैं, कहीं छिपकली वगैरह गिर के बड़े दार्शनिकों ने कहा कि छिपकलियां चींटियों को खाती हैं, और ऐसा आता है कि एक दिन चींटियां छिपकलियों को खा जाती हैं। यह है खाद्य चक्र, प्रकृति का नियम। देखिए, चूहे अति क्रियाशील प्राणी माने गए, परंतु इनकी दशा मात खाई हुई है। घर में अनाज हो तब तो ये कुछ खाएं और कुछ कुतरें। घर में अनाज हो तब तो ये कुछ खाएं और कुछ क्या करें? कुतरें। कुतर देना, कतरना से ही बना है।
नीचे रचनाकार ने इस कविता में किसी वर्ग की चर्चा नहीं की है, किसी वर्ग की चर्चा नहीं की है, परंतु कहीं ना कहीं यह संकेत है, कहीं ना कहीं यह संकेत है कि प्राकृतिक आपदाओं का दुष्प्रभाव साधन संपन्न सुविधा भोगी वर्ग पर नहीं पड़ता, दुष्प्रभाव साधन संपन्न सुविधा भोगी वर्ग पर नहीं पड़ता। परंतु प्रकृति की एक करवट मात्र से ही साधन और सुविधा विहीन समाज, साधन और सुविधा विहीन समाज छटपटा उठता है। बात समझ में आ रही है भाई? साधन संपन्न लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है? और कविता 1952 में लिखी गई। एक तरफ देश आजाद हुआ था और दोनों तरफ के लोग प्राकृतिक आपदा झेल रहे थे। चारों ओर बियाबान, सूखा, सूखाग्रस्त क्षेत्र, अकाल, महामारी। बंगाली निधर सिंध बलूचिस्तान तक की दशा गड़बड़ थी। लोग अगर पुनर्वास से जुड़े भी तो उनको भोजन क्या मिले। जगदीश चंद्र माथुर एक नाटक लिखते हैं पहला राजा। ये पहला राजा कोई और नहीं, नेहरू थे। हालांकि उसमें पात्र हैं राम के पहले पूर्वज राजा पृथु। नेहरू जी के सामने जो समस्याएं थीं, आज़ादी तो मिली, पहले राजा तो बन गए, न योजनाएं, न नियोजन, न कृषि, न उद्योग, न पेयजल, न खाद्यान्न, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कांटों का ताज भरा हुआ था। कई समस्याएं थी, राजा तो बनना था, लेकिन पहले राजा की यातना कम नहीं थी। और तब एक प्रगतिवादी मार्क्सवादी नागार्जुन की नजर पड़ती है इस पर। शायद कहना चाह रहे थे कि एक तो ऐसे ही साधन और सुविधाओं की कमी थी, ऊपर से देश का विभाजन, जनता बेचारी त्राही त्राही, लोग हैवान बन गए थे। एक मूवी आई थी पिंजर, देखना, बड़ी अच्छी मूवी है। खड़ी मांस नोचने को लोग तैयार थे, इंसान ही कुत्ते भेड़िए बन गए थे, और ऊपर से आपदा और जान ले रही थी। एक तो भूख नहीं, एक तो भूख के लिए कोई साधन नहीं, कोई निवाला नहीं, ऊपर से मीलों पैदल चलना पड़े, रास्ते में ही मारकाट, भूख, अकाल, सांप्रदायिकता, योजनाओं की कमी, नियोजन का अभाव, पेयजल की समस्या। आजादी के ठीक बाद के भारत की ये कई त्रासदमूलक समस्याएं थी। पुनर्वास बड़ा कठिन था। पुनर्वास यानी फिर से आवास देना उस पार के विस्थापितों या इस पार से जो गए, समस्याएं बहुत विकराल थी। और तब इस संवेदना में देखते हैं नागार्जुन की अकाल प्राकृतिक आपदाओं ने भी कोड़े में खाज का काम किया है। तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो पढ़ के सुनाओ। प्राकृतिक आपदाओं का दुष्प्रभाव साधन संपन्न और सुविधा भोगी वर्ग पर, परंतु प्रकृति की एक छोटी हलचल, एक छोटी करवट मात्र से ही साधन और सुविधा विहीन समाज कांप उठता है ना? रचनाकार ने यह माना, इसी में ये प्रश्न पूछा हुआ है। रचनाकार ने यह माना कि अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ मानव निर्मित नहीं होती, सिर्फ मानव निर्मित नहीं होती। क्या लिख लिए हो? सिर्फ प्रकृति जन्य नहीं होती, उल्टा हो गया। चलो, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ प्रकृति जन्य नहीं होती, बल्कि मानव निर्मित भी होती हैं। कैसी होती हैं? मानव निर्मित भी होती हैं। समझना भाई, अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, कालाबाजारी और जमाखोरी, बड़े बड़े व्यवसायी क्या करते हैं कि अनाज को, खाद्य सामग्री को, टमाटर प्याज को भंडार गृहों में संग्रहित कर लेते हैं, ताकि जब बाजार में एक कृत्रिम अकाल उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाए? अभाव उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी चीजों को उच्च दामों पर बेचा जा सके। इसलिए अकाल जैसी समस्या सिर्फ प्रकृति जन्य नहीं होती। सरकारी गोदामों में हजारों टन गेहूं सड़ जाते हैं, सुने होंगे। सड़क पर टमाटर, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर, ट्रॉली के ट्रॉली सड़ा दिए जाते हैं, उन्हें कुचल दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी बेचारा एक दाने को तरस जाता है। कभी किसानों का आरोप होता है कि सरकार की सब्सिडी नहीं मिली, कभी सरकार का आरोप होता है कि किसान मंडी तक पहुंच नहीं पाए। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये अकाल मानव निर्मित भी है। कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी कुप्रवृत्तियों से, कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी कुप्रवृत्तियों से भी अकाल जैसी आपदाएं उत्पन्न होती रही हैं, भी अकाल जैसी आपदाएं उत्पन्न होती रही हैं। कितना समझ में आया? अरे कितना समझ में आया? इसे कहते हैं व्याख्या भी, इसे कहते हैं संवेदना भी। नीचे कविता के दूसरे भाग में कई दिनों के बाद दाने के आने की सूचना है।
के पश्चात दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद आने की सूचना है। कविता के दूसरे भाग में कई दिनों के पश्चात दानों के आने की सूचना है, यानी अनाज। यह तय है कि यह अनाज पर्याप्त नहीं है, परंतु फिर भी घर भर की आंखों में चमक है कि शायद जिंदगी अब बच जाए। ये पंक्तियां संकेत देती हैं, ये पंक्तियां संकेत देती हैं कि सरकारी तंत्र की विफलता से भी प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां और भयावह रूप लेती हैं। सरकारी तंत्र की विफलता से भी प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां और भयावह रूप लेती हैं। क्या लेती हैं? किसी बारात में आप समझ सकते हैं कि वो बारात आप ही जैसे अधिकारियों के संबंधियों की रही होगी, IAS IPS श्रेणी के ही अधिकारी कोई रहे होंगे मेरे विद्यार्थी ऐसे। तो एक तो सर्किट हाउस में बारात ठहरी हुई थी और अलग अलग कमरे, वहाँ कई इंतजाम थे, सरकार की ओर से कई सुविधा दी जाती है। लेकिन जो अतिथि बढ़ गए, मान लीजिए कि एक के साथ कोई और 1-2 लोग आ गए, तो कुछ ऐसे आगंतुक बाराती बढ़ गए। अब मौसम ठंड का था, उनको सुलाने के लिए जो कंबल वगैरह आया, तो मेरे पड़ोस में एक सज्जन लेटे हुए थे, उसको देहात के आदमी लपेट उपट करके हमने कहा कि ये कंबल बड़ा तेरा अच्छा है। तो जब उसको हाथ से छू के देखा तो उसमें कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे प्लास्टिक को छूते हैं ना, चुरमुराहट की आवाज़। तो कवर हटा के देखा तो उस पर लिखा हुआ था भूकंप पीड़ितों के लिए। क्या लिखा हुआ था? तो हमने कहा कि ये अधिकारीगण पहले जान जाते हैं क्या भूकंप आने वाला है, इसलिए अग्रिम व्यवस्था की गई। अब सोचिए कहीं भूकंप आया होगा, जाहिर सी बात है गुजरात वगैरह में, और जन समुदाय या कई संगठनों के द्वारा, सरकारों के द्वारा भी ऐसी सामग्री एकत्रित की गई होगी, है ना। जहाँ तक मुझे याद है कि गुजरात का जो भूकंप है ठंड के इर्द गिर्द ही आया था, तो कंबल गुजरात तक पहुंचे। गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं पीने वाले पी जाते हैं ऊपर ही ऊपर और रह जाते हैं हम नीचे तरसने वाले। तो भूकंप पीड़ितों के लिए कंबल उड़ने वाले कौन? तुम जैसे IAS IPS और उनके सगे संबंधी। शिक्षित बेरोजगारों के लिए ऑटो रिक्शा आवंटित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। आप जैसे जिलाधिकारी या DDC मात्र 150 ऑटो रिक्शा बांटते हैं और बाकी 850 पर आपका नाम होता है। मान लो उसको ब्लैक में तुम 2-2 लाख में भी बेचे, एक की कीमत शायद 4-4 लाख से कम नहीं होती। तो शिक्षित बेरोजगारों को तो नहीं मिला, आपने अपना भंडार बढ़ा लिया। तो नागार्जुन कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं न केवल प्रकृति जन्य हैं बल्कि मानव निर्मित भी होती हैं, और सरकारी तंत्रों की विफलता से ऐसी आपदाएं और भयावह हो जाती हैं। इसलिए देखो, अकाल के दौरान सरकार की ओर से राहत सामग्री भेजी जाती है, लेकिन न जाने कितने दिन लग जाते हैं, और वो भी जो सामग्री मिलती है कितनी आंशिक होती है। फिर भी घर भर की आंखों में एक चमक है, क्या कि अब जिंदगी बच जाएगी। धुआं का, क्या पंक्ति छूट गई? धुआं का आंगन के ऊपर उठना, धुआं का आंगन के ऊपर उठना इस संकेत से भरा हुआ है, इस संकेत से भरा हुआ है कि जीवन ऊर्ध्वगामी हो चुका है। जिजीविषा ऊर्ध्वगामी। देखो इधर, मरा हुआ आदमी, जिंदा आदमी, मरा हुआ आदमी, जिंदा आदमी, इसलिए धुआं कहाँ उठ रहा है? ऊपर उठ रहा है, यानी जीवन है ना। जब जीवन खत्म हो जाता है तो लोग कहते हैं फलाना एकदम ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया मतलब जीवन अग्नि का बुझ जाना। तो ऐसे जीवन को अग्नि के हवाले ही कर देते हैं कि जाओ पूरी ही बुझा दो। तो धुआं का आंगन के ऊपर उठना इस बात का परिचायक है कि जीवन ऊर्ध्वगामी हो चुका है। जिजीविषा अभी खत्म नहीं हुई है, जीने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है। घर की मुंडेर पर बैठा कौआ, घर के मुंडेर पर बैठा कौआ कुशल क्षेम का परिचायक होता है। कुशल क्षेम, कौआ जब उचरता है घरों में तो दादी कहती है लगता है हाँ कोई मामा आने वाले हैं, तेरे पिताजी आने वाले हैं। क्षेम LIC के नीचे लिखा होता है योगक्षेमम बाहर में हम। क्षेम यानी कुशलता, कुशल क्षेम का परिचायक। मुंडेर नहीं देखे ना, चबूतरा नहीं होता है मुंडेर, हाँ मड़ेरी बड़ेरी जो कहते हैं ना, चौकट तो नीचे होता है, छज्जा। अब इसके नीचे जो निकला है, तो पहले अपना आंगन खुला होता था। आंगन कैसा होता था? हाँ, अब जो खपड़ेल छत हुआ करती थी, खपड़े से बनाते थे, तो उसके नीचे जो स्लोप, अब उसमें हम लोग लकड़ी लगा देते थे। लकड़ी क्या है? शाहतीरी व्यवस्था। जैसे ऐसे घर बनता था, देखो यहाँ लकड़ी लगा देते थे और ये लकड़ी बाहर तक, और इसी पे हम लोग इस टाइप से पहले मुगलों के आने से पहले शाहतीरी व्यवस्था का इस्तेमाल करते थे। मुगल जब आए तो गुंबद बनने लगा। क्या बनने लगा? गुंबद बनने लगा। तो अब ये शाहतीर जो लकड़ी के बल्ले होते थे, देहात में इसी पे बच्चियां झूला वगैरह लगा के झूलती थी। इस पर भी नागार्जुन कविता लिखते हैं, तुम्हारे पास उसमें नहीं, उसमें नहीं है। घून खाए शाहतीरों की 12 खड़ी विधाता बाँचे।
हाँ, फटी भीत है, छत है चूती, आले पर बिस्तुइया नाचे। मास्टर कविता देखो उसमें है शीर्षक। इस तरह मिनट मिनट में लगा 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। तो ये सहतीर। अब मान लीजिए इस लकड़ी पर, है ना, आंगन में जो लकड़ी निकली हुई है, बल्ला निकला हुआ है, इसे मुंडेर कहते थे। जब हमने पक्का घर बनाना शुरू किया तो क्या किया, यहाँ मुंडेर निकालने लग गए। ये छत, ये मुंडेर, चारों ओर छज्जा बना के छोड़ते थे। कई नाम है उसके, क्षेत्रीय शब्दों में उसके कई नाम है। कहीं बड़ेरी, कहीं मड़ेरी, और मुंडेर बना किसे, मुंडी से, मुंडे से, इसलिए उसे मुंडेर भी कहा गया, है ना। इसलिए हमेशा ऊपर होता है, कहाँ होता है? तो घर के मुंडेर पर बैठा कौआ कुशल क्षेम का परिचायक होता है। इस कौवे ने भी पंखों को खुजलाकर, इस कौवे ने भी पंखों को खुजलाकर अपनी व्यग्रता को प्रस्तुत कर दिया है, अपनी व्यग्रता को प्रस्तुत कर दिया है कि अब भोजन पक रहा है। फुल स्टॉप। चक्की के चलने और चूल्हा के जलने से ऐसे निरीह प्राणियों को भी, निरीह प्राणियों को भी, छोटे प्राणी, कौवा, कुत्ता, छिपकली, चूहा, अब भोजन अवश्य प्राप्त होगा, भोजन अवश्य प्राप्त होगा। नीचे, प्रगतिशील चेतना किसानों मजदूरों से जुड़ी होती है। प्रगतिशील चेतना किसानों मजदूरों से जुड़ी होती है। ऐसे में सर्वहारा की समस्याओं को उद्घाटित करने के लिए उन्हीं के परिवेश से जुड़े प्रतीकों, उन्हीं के परिवेश से जुड़े प्रतीकों का कविता में सहारा भी लेती है। चूल्हा, चक्की, कौआ, चूहा, कुतिया, किसानों मजदूरों के परिवेश को चूल्हा, चक्की, कुतिया, छिपकली, चूहा, ये प्रतीक किसानों मजदूरों के परिवेश को ही उद्घाटित करते हैं। घोर यातना के बीच भी सर्वहारा अपनी जीजी विशा को नहीं त्यागता। घोर यातना के बीच भी सर्वहारा अपनी जीजी विशा, जीवन संघर्ष, घिस करके जीना, लड़ कर जीना। घोर यातना के बीच भी सर्वहारा अपनी जीजी विशा को नहीं छोड़ता। जमे छोटी की मात्रा, फिर जमे बड़ी की मात्रा, व में छोटी, श में आ, समूर्धन्य स को नहीं छोड़ता। यही इस कविता का संदेश है। तुम लाख सितम करो पर हम बढ़ते रहेंगे, हमें नहीं जिंदगी, घोर यातना है। नहीं 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 भाई, सर्वहारा आम आदमी हमेशा देखना चाहता है, देखना है जोर कितना। कौन? तो उसे नौ धनाढ़ी वर्ग कहते हैं, वो पूंजीपति है, वो सर्वहारा रहा कहाँ? फिर वही तो शोषण करने लगता है। कल तुम कलेक्टर बनते, खून किसका पियोगे? नेताओं का, आम जनता का? किसके अधिकारों पे कुंडली मार के बैठोगे? हमारे नेता, जो कविता है कुकुर मुत्ता, उसका भाव समझिए। हमारे नेता कहाँ से आते हैं? हमारे तुम्हारे बीच से, और फिर हमारे ही प्रतिनिधि बन करके हमारा खून पीते हैं। वो कहने को तो कहते हैं कि भाइयों मैं तुम्हारा बेटा हूँ, है ना। वो बड़ी सभा में मंचों पर से खड़े होकर ऐलान करते हैं, कोई कहता मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कोई कहता मैं यूपी का बेटा हूँ, कोई कहता मैं देश का बेटा हूँ, लेकिन वास्तव में ये देश का मालपुआ भकोसने वाले लोग। जैसे बाप की दौलत को बेटा बर्बाद करता है, बिल्कुल सही। एक सांस में पड़ जाओ, कुछ पूछना हो पूछ लो, ना समझ में आया हो तो बता दो। इसको बता। नागार्जुन यानी बाबा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, इनकी दूसरी कविता है हरिजन गाथा। ये कविता लिखी गई 1977 में। कब लिखी गई? नागार्जुन प्रगतिवादी मार्क्सवादी रहे। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद सभी प्रकार के शोषण का विरोध करने वाली विचारधारा है। चाहे वो शोषण सामंती हो, चाहे वो शोषण पूंजीवादी हो, चाहे वो शोषण पुरोहिती हो, चाहे वो शोषण वर्णवादी हो, या सबसे बड़ा शोषण चाहे वो राजनैतिक शोषण हो। कैसा शोषण हो? नागार्जुन जैसे मार्क्सवादियों ने अपनी एक बात बहुत साफ तौर पर रखी कि चाहे कोई भी दौर हो, चाहे कोई भी काल हो, शोषण बदस्तूर जारी रहा है। शोषणकारियों के सिर्फ चेहरे बदले। रावण तो हर युग में नंगा होकर के नाचा है। आवाज नहीं आ रही है? रावण, ठीक है, हर युग में नंगा होकर के नाचा है। बस उसकी
जो शारीरिक परिस्थितियां हैं, जो उसका ढांचा है, वो सिर्फ बदला है। सच पूछिए तो शक्ल वही है, सूरत वही है, पहचानने की बस आवश्यकता है। 1970 के दशक में पूरा देश जल रहा था। कहीं पंजाब और कश्मीर का आतंकवाद था, तो कहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अलगाववाद पनप रहा था, तो कहीं बिहार, झारखंड तो नहीं था, अविभाजित बिहार ही था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, इन क्षेत्रों में नक्सलवाद पनप रहा था। पूरा समाज गतिरोधों का शिकार था। इतना ही नहीं, संप्रदायवाद और सांप्रदायिक दंगे भी मुंह बाए खड़े थे। उत्पादन के साधनों, मार्क्सवाद कहता है कि संसार में सतत द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व का कारण उत्पादन के साधन है। उत्पादन के साधनों के असंतुलित विभाजन से ये मारकाट की समस्याएं रही। नागार्जुन और दिनकर जैसे कवि इस बात पर अपनी राय रखते हैं कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, ध्यान से सुनना, शांत नहीं कोलाहल होगा, रण नहीं कम होगा। मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सिर्फ विचारधाराओं का नाम देता आया है। सच्चाई यह है कि हर दौर का समाज वर्ग संघर्ष का समाज रहा है। मार्क्स ने क्या माना? मानव सभ्यता का इतिहास शुरू से ही वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। हम कभी उसे अमीर गरीब का नाम दे लेते हैं, कभी सवर्ण अवर्ण का, कभी हिंदू मुसलमान का, कभी विचारधारा का, कभी गांधीवाद बनाम अम्बेडकरवाद, कभी गांधीवाद बनाम मार्क्सवाद। हमारे स्वार्थ हर दौर में किसी न किसी अवसरवादी पड़ाव का हाथ थामे एक दूसरे का रक्त पीने को तैयार रहे। 1970 के परिवेश में नक्सलवाद ने राक्षसी वृत्ति का रूप लिया। बिहार का मगध क्षेत्र, अगर आपने नाम सुना हो, जहानाबाद, गया, अमरपुर, भागलपुर, हालांकि अंग क्षेत्र है भागलपुर, लेकिन मगध का ही अंग रहा है। ऐसे में भागलपुर के बेलछिया में 13 हरिजनों को जिंदा आग की लपटों में झोंक दिया गया। नागार्जुन कि यह कविता इसी अमानवीय राक्षसी घटना को, इसी कुकृत्य राक्षसी पैशाचिक वृत्ति को पूरी संवेदना के साथ उठाती है। नागार्जुन कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। हम लड़ते थे, हम गाली गलौज करते थे, किसी का कॉलर भी पकड़ लेते थे, किसी का सर भी हम फोड़ देते थे, या कोई हमारा भी फोड़ देता था, कॉलर पकड़ लेता था। खूब होता था तो एक दूसरे पे ढेला चला लेते थे। याद करो, कभी हम पे ढेला चलाते चलाते सामने वाले पे भी चलाने लगते थे। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मनु पुत्रों ने, बोलो मेरे साथ, मनु के पुत्र यानी मानव ने अपने ही भाइयों मनु पुत्रों को जिंदा जला दिया हो। तो नागार्जुन कहते हैं कि हम सामंती समाज में उतने बिगड़े नहीं थे जितना पूंजीवादी समाज ने हमें बिगाड़ दिया। अंग्रेजों ने आकर हमें और लड़ना मरना सिखा दिया, हमें सांप्रदायिकता सिखा दिया, हमें घोर वर्णवाद सिखा दिया, क्योंकि उनकी नीति क्या थी? फूट डालो, राज करो। कविता की शुरुआत होती है, सबके पास कविता है? खोलो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जिसके पास नहीं है जाके उधर